हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बालकों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था हम उससे आगे शुरू करते हैं। 11th साइंस बायो चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 5 और उसका ये पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट पहले पढ़े हमने, तो इससे आगे पढ़ते हैं। पहले वाले पार्ट्स में हमने जनरल जानकारी ली थी, दूसरे में हमने रूट के बारे में पढ़ा, जड़ के बारे में, और उसके बाद में हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, तने के बारे में, पहले में जड़ के बारे में। तो अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर तो लीफ का आएगा ना। पत्ती या पर्ण, ये रहेगा टॉपिक लीफ, और कई जगह आपको लीव भी मिलेगा। दोनों टर्म बिल्कुल सही है। पत्ती के बारे में पढ़ना है, पर्ण के बारे में कि पर्ण क्या काम करती है और पर्ण कैसा भाग है। तो पर्ण हमेशा कहाँ होती हैं? लीफ के बारे में बताएं। तो यदि हम प्लांट के स्ट्रक्चर को देखें तो एक प्लांट के लीफ हमेशा कहाँ? शाखाओं पर और उसके तने के ऊपर ही तो लगी रहती है। लीफ कहाँ लगी रहती है? है ना। लीफ की 2 पोजीशन हो गई, ऑन द स्टेम तने पर, या ऑन तने से निकलने वाली शाखाएं ब्रांच। पत्तियां कहाँ लगी होती हैं? नंबर 1 शाखा पर ही होती हैं, मोस्टली तने पर भी होती हैं कुछ प्लांटों में पत्तियां। जैसे कि मक्का और बाजरा है, उसमें पत्तियां हमेशा तने पर ही लगी रहती हैं, क्योंकि ब्रांचेस नहीं होता, शाखाएं होती नहीं हैं। मूंग है, मोठ है, खेजड़ी है, बबूल है, पीपल है, इस पर जो पत्तियां हैं वो उसकी शाखाओं पर लगी रहती है। तो पत्तियां वैसे तो तने पर शाखाओं पर पाए जाने वाले कैसा पार्ट है? एक ग्रीन पार्ट है, हरी होती हैं। और कैसी स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, पत्तियों के लक्षण। कैसे पता चलेगा कि ये पत्तियां हैं? पहला लक्षण, पत्तियां हमेशा क्या होती हैं? हरी होती हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो पत्तियां हरी किस कारण होती हैं? क्लोरोफिल के कारण होती हैं। पत्तियां क्लोरोफिल की वजह से हरी होती हैं। एक लक्षण तो ये। इसी के कारण पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी कौन करता है? यानी प्लांट में जो पानी है वो बाहर निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी। अब वाष्पोत्सर्जन क्या है, कैसे होता है, अगली क्लासों में पढ़ेंगे 12th में। वाष्पोत्सर्जन का कार्य यानी पत्तियों में क्या लगे रहते हैं? रंध्र, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो छाया के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। इसी की वजह से तो प्लांट की छाया होती है। तो लीफ का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट काम है। प्लांट की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भोजन का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य फोटोसिंथेसिस करना है लीफ का। अब ये प्रकाश की ओर गति करती हैं पत्तियां, कभी नीचे तो नहीं जाती, तो आप इसको धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कह सकते हो ना, क्योंकि प्रकाश की ओर मूव करती हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, क्योंकि ग्रेविटी के खिलाफ जा रही हैं। तो ये कुछ बेसिक से फीचर हैं लीफ के बारे में कि लीफ कैसी होनी चाहिए। नोट करो। तो वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं आप। तो ये पर्ण के सामान्य लक्षण हैं। अब देखते हैं एक पर्ण होती कैसी है। डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक जो लीफ है उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये एक लीफ है। अब इस लीफ के नामकरण करने हैं। ये शाखा मान लो, इस शाखा पर ये लीफ लगी हुई है। यहाँ कुछ और छोटी सी पत्तियाँ और भी होती हैं, जनरली आपने देखा होगा ऐसा। तो ये जो लीफ है ना, इसका नामकरण करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक लीफ के अंदर केवल 3 ही पार्टीशन होते हैं।
लीफ में कितने पार्टीशन होते हैं? 3। अच्छा, ये चल तो रहा है। लीफ में केवल 3 ही पार्टीशन होते हैं, 3 ही भाग होते हैं लीफ के। एक पर्ण के केवल 3 भाग होते हैं। पहले भाग की बात करूं तो पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णवृंत और तीसरा होता है पर्णफलक। ये 3 भाग होते हैं। इसको लेमिना कहते हैं, लीफ लेमिना। इसको पिटियोल कहते हैं। और ये हो गया लीफ बेस, बेसल कह दो या बेसल कह दो। लीफ पिटियोल, लीफ बेसल और ये लीफ लेमिना। एक लीफ के केवल 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये एक प्रकार की लीफ है। ये लीजिए, ये जो पर्ण है, यहाँ से ये तो तना, ये शाखा है, ये पूरी एक लीफ है, पर्ण है। इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसमें 3 भाग हैं। एक तो ये वाला भाग इसका, जो यहाँ से यहाँ तक है, अब मैंने ब्लैक में कर दिया इसको। जो फूला हुआ भाग है ये पर्णफलक है, सॉरी पर्णाधार, यानी लीफ का आधार। ये जो डंठल नुमा स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या है? पर्णवृंत है। और ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक का ये पर्णफलक है। ठीक है, तो नाम लिखो, ये क्या है? पर्णाधार। इसे क्या कहेंगे? लीफ बेसल लिख दिया हमने। ये क्या है? इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ये भाग है पर्णवृंत। ये लीफ का पिटियोल हो गया। और ये सारा भाग पर्णफलक है, इसे लीफ लेमिना कहेंगे। अब देखिए, ये जो भाग है ना, ये शिखाग्र है, इसे पर्ण शिखाग्र कहते हैं। पर्ण का शिखर है ये, है ना, लीफ अपेक्ष। ये हो गया इसका लीफ अपेक्ष। कुछ और पार्ट्स हैं, उसके भी नाम देते हैं। अब ये जो बाउंड्री है ना इसकी, ये वाली, इसे किनारे कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? पर्ण फलन कोर, लीफ मार्जिन। ये हो गया पर्ण फलन कोर। ये जो पोर्शन है, मुख्य रेखा जो बीच में मोटी सी निकलती है, आपने पत्तियां देखी होंगी, बीच में मोटा भाग होता है, ये इसकी मध्य सिरा है। इसे मुख्य सिरा भी कहते हैं, मिडरिब। और ये इसकी द्वितीयक सिराएं हैं, द्वितीयक सिरा। इसे सेकेंडरी रिब कहते हैं। तो ये लीफ के भाग हो गए, ये तो शाखा है ही, ब्रांच। तो पर्ण के भाग, एक तो पर्णाधार, पर्णवृंत, पूरा पर्णफलक, ये इसका पर्ण शिखाग्र, ये इसकी मिडरिब, मध्य सिरा या मुख्य सिरा भी कह सकते हो आप इसको, और ये इसकी द्वितीयक सिराएं हैं। और ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर आपकी लीफ की बन जाती है। और इसमें जगह जगह क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटाज पाए जाते हैं लीफ में। जगह जगह क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, रंध्र, जहाँ से गैसें अंदर आती हैं और बाहर निकलती हैं, स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक लीफ की स्ट्रक्चर हमने बना ली। अब हम इसका नैटोपिक सिरा विन्यास लिखेंगे कि ये जो ये ऐसा ही होता है कि सब में ऐसा ही जाल बनता है कि नहीं बनता, इसे सिरा विन्यास कहते हैं। तो लीफ है ना, इसके आधार पर 2 प्रकार की होगी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये अच्छे से डायग्राम बना लीजिए आप इसको, मैंने थोड़ा सा जूम किया है इसको।
अब देखो लीफ है ना, दो प्रकार की होती है वैसे देखा जाए तो, एक तो डाइकोट की लीफ और एक मोनोकोट की लीफ, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। एक चीज हमेशा याद रखना, डाइकोट की जो लीफ होती है उसे द्विपार्श्व लीफ कहते हैं, द्विपार्श्व पर्ण। और मोनोकोट की लीफ है उसको संपार्श्व भी कह सकते हैं। ये तो कॉमन नाम है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीफ की दोनों साइड एक जैसी हैं, याद रखना, यदि किसी पत्ती की दोनों साइड एक ही जैसी हैं उसे क्या कहेंगे? मोनोकोट की लीफ है, उसे आइसोबाइलेटरल कहते हैं, आइसोबाइलेटरल। और इसे क्या कहेंगे? डोर्सीवेंट्रल। डाइकोट की लीफ, द्विबीजपत्री पादपों की लीफ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, चना, मूंग, खेजड़ी, पीपल, इनकी जो लीफ है वो ये ऐसी होती है डाइकोट। मोनोकोट में गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, इनकी जो लीफ है वो मोनोकोट लीफ होती है। मोनोकोट लीफ हमेशा दोनों साइड से एक ही जैसी होती है, ठीक है। और डाइकोट की लीफ क्या होती है? अलग अलग। सिरा विन्यास की भी हम बात करेंगे, तो अगला हम टॉपिक क्या ले लेते हैं? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास रेटिकुलेट और पैरेलल दो प्रकार का होगा। सिरा विन्यास क्या है? जो लीफ के अंदर जो मुख्य सिरा थी, ये वाली, ये जो मुख्य सिरा है इसको ही बोलते हैं, मतलब मुख्य सिरा और अन्य सिरिकाएं कैसे लगी हुई हैं। तो पर्ण फलक में सिरा और अन्य सिराओं के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। तो पोजीशन ऑफ द वेन मिडरिव की जो पोजीशन है, मुख्य सिरा और अन्य सिराओं के लगने की जो पोजीशन है वो कैसे एक दूसरे से व्यवस्थित हैं, यही सिरा विन्यास कहलाता है। ये बेसिकली दो प्रकार का होगा। नंबर एक जालिकावत सिरा विन्यास और दूसरा होगा समांतर सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। अब जालिकावत सिरा विन्यास को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सीरीय जालिकावत सिरा विन्यास और दूसरा बहुसीरीय जालिकावत सिरा विन्यास। ऐसा ही इसको दो भागों में डिवाइड करना है, एक सीरीय और बहुसीरीय। अब जालिकावत सिरा विन्यास में तो देखो क्या होता है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं जालिकावत सिरा विन्यास का। इस प्रकार से ये जालिकावत सिरा विन्यास है। एक डायग्राम और बनाते हैं यहां पर। ये लीजिए, अब देखिए बेटा, इसमें ये जालिकावत है और ये भी जालिकावत है, लेकिन देखो इसमें मुख्य सिरा और अन्य सिराओं के साथ में एक जाल जैसी संरचना बना रहा है। पीपल की पत्ती को हाथ में लेकर देखना आपको, जाल जालिकावत सिरा विन्यासी होता है उसमें। अब देखो इसमें मुख्य सिरा कितनी है? एक। और इसमें मुख्य सिरा कितनी है? 1 2 3 4। मुख्य सिराओं की संख्या ज्यादा तो बहुसीरीय, मुख्य सिरा की संख्या 1 तो एक सीरीय। तो जालिकावत में भी एक सीरीय जालिकावत और बहुसीरीय जालिकावत। तो मुख्य सिरा की संख्या 1, इसका मतलब एक सीरीय जालिकावत। मुख्य सिरा की संख्या 1 से ज्यादा, बहुसीरीय जालिकावत सिरा विन्यास। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक सीरीय जालिकावत सिरा विन्यास। और ये क्या है? बहुसीरीय जालिकावत सिरा विन्यास। अब बात करें समांतर की, इसमें मुख्य सिरा
और अन्य सिरा एक दूसरे के समांतर चलती हैं। जैसे समांतर रेखा में होता है वैसा तो नहीं, लेकिन लगभग वैसा ही मान के चलो। ये ठीक है, ये देखिए अब इसमें ये मुख्य सिरा है, इससे जो सिराएं निकल रही हैं वो ऐसे निकल रही हैं, वो इसके लगभग बराबर जा रही हैं। समांतर तो नहीं होती लेकिन लगभग क्या होती हैं, समांतर। ये इसकी मुख्य सिरा है, मैं थोड़ा इसको मोटा कर दूंगा, ये लीजिए, ये मुख्य सिरा और इसकी ये मुख्य सिरा है ही। मुख्य सिरा की संख्या 1, मुख्य सिरा की संख्या 2 और ये 3 मुख्य सिरा हो गई। ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इनसे निकलने वाली इसके समांतर जा रही है, ठीक है ना, आया कुछ समझ में। अब इसमें भी तो एक है लेकिन मुख्य सिरा और अन्य सिरा एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो ये तो हो गया समांतर। एक है तो एक सिरीय समांतर सिरा विन्यास, ये भी समांतर है लेकिन इसमें मुख्य सिरा ज़्यादा है। बहुसिरीय समांतर सिरा विन्यास। तो मुख्य सिरा और अन्य सिरिकाओं के बीच में जो संबंध है वो कैसे रह रही है, वो कैसे व्यवस्थित है, उसी को सिरा विन्यास कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, जालिकावत और समांतर सिरा विन्यास। याद रखना, जालिकावत सिरा विन्यास हमेशा द्विबीजपत्री पादपों में होता है। कैसे पादपों में? द्विबीजपत्री पादपों में ही आपको जालिकावत सिरा विन्यास मिलेगा। समांतर सिरा विन्यास हमेशा आपको एक बीजपत्री पादपों में मिलेगा। तो दुनिया में जितने डाइकोट प्लांट हैं, द्विबीजपत्री हैं, उसकी पत्तियां हमेशा ऐसी होती हैं और उसमें भी एक सिरीय ज़्यादा, बहुसिरीय कम। और जैसे कि बाजरे की पत्ती देखो, गेहूं की पत्ती देखो, उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं और उससे निकलने वाली सिराएं साथ साथ चलती हैं। बहुसिरीय, एक सिरीय, बहुसिरीय। तो एक सिरीय और बहुसिरीय का मतलब मुख्य सिरा की संख्या से है। मुख्य सिरा की संख्या ज़्यादा तो बहुसिरीय, मुख्य सिरा की संख्या 1 तो एक सिरीय। तो दोनों में एक सिरीय और बहुसिरीय होता है, लेकिन जाल बनाती हैं तो जालिकावत और समांतर चलती हैं तो समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जालिकावत सिरा विन्यास या समांतर सिरा विन्यास को अच्छे से पढ़ना है। तो विनेशन हमने पढ़ लिया कि रेटिकुलेट जो पैरेलल विनेशन है उसको हमें ध्यान में रखना है कि प्लांट्स में जो लीफ हैं उसमें सिरा विन्यास 2 प्रकार का होगा, जालिकावत और समांतर सिरा विन्यास। समझ में आ गया दोनों का? तो याद रखना कि जालिकावत हमेशा डाइकोट प्लांट में होता है और समांतर सिरा विन्यास हमेशा मोनोकोट में होता है। तो डायग्राम बना लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए। तो इसको मिटाया जाए, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। जीवन काल, लीफ का जीवन काल कि पर्ण है वो कितने दिन तक जिंदा रह सकती है। तो इसके जीवन काल के आधार पर पर्ण 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आशुपाती, नंबर 2 आप लिखेंगे पर्णपाती और 3 होती है अपाती। ये क्या है? ऐसे प्लांट जिन पर पत्तियां लग तो जाती हैं लेकिन लगने के तुरंत बाद झड़ जाती हैं, बहुत जल्दी झड़ जाती हैं, तो वैसी पत्तियां आशुपत्ती कहलाती हैं। जैसे कि डंडाथोर में, डंडाथोर का जो प्लांट है उसकी पत्तियां हैं वो लगती ही झड़ जाती हैं, बहुत जल्दी झड़ जाती हैं। तो वे पत्तियां जैसे ही बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होती तुरंत झड़ जाती हैं बहुत जल्दी, उन्हें आशुपाती कहते हैं। पर्णपाती एक विशेष ऋतु तक, एक विशेष ऋतु तक, लगभग हम कह सकते हैं 1 साल तक। जैसे पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उससे पहले पतझड़ आती है। तो बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां साल में एक ही बार झड़ती हैं, नीचे गिर जाती हैं, वो पतझड़ ऋतु में। और ऐसी पत्तियां जो 1 साल तक रहती हैं, एक विशेष ऋतु तक रहती हैं, उन्हें पर्णपाती कहते हैं। जैसे कि हमारे पीपल की पत्तियां देखिए, नीम की पत्तियां देखिए, खेजड़ी की पत्तियां अपने आप तो नहीं झड़ती ना,
ऐसे कोई हवा से एक दो झड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन वो साल में एक ही बार झड़ती हैं। ऐसी पत्तियों को पर्णपाती कहते हैं। अपाती लंबे समय तक नहीं झड़ती, लंबे समय तक बनी रहती हैं, लंबे समय तक बनी रहती हैं, जैसे कि खिरनी, और एक और प्लांट है मॉलसरी। इन पादपों की पत्तियां 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, झड़ती नहीं है। तो वे पत्तियां जो लंबे समय तक प्लांट के ऊपर लगी रहती हैं उन्हें अपाती कहते हैं। 1 साल तक लगी रहती हैं उन्हें पर्णपाती कहते हैं, और लगने के तुरंत बाद झड़ जाती हैं, महीने भर में या 20 दिन में झड़ जाती हैं, उन्हें आशुपाती कहते हैं। तो पर्ण का जीवन काल, पर्ण प्लांट के ऊपर कितने दिन तक रहेगी, यही तो उसका जीवन काल है। तो ये भी नोट कीजिए। कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं इसके आधार पर हम, कि पत्तियां कहाँ लगी रह सकती हैं, ये नोट कर लेना। तने पर पर्ण की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, कि कैसे कैसे लग सकती है। वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्तंभिक, नंबर 2 होती है शाखिक, तीसरी होती है मूलजाभासी, कि पत्तियां कहाँ लगी हुई हैं। याद रखना, ये पत्तियां कहाँ लग सकती हैं। पत्तियां तो पेड़ के तने पर होती हैं या शाखा पर होती हैं। तो यदि तने पर हैं तो उन्हें स्तंभिक कहते हैं, जैसे कि शाकीय पौधे, छोटे वाले सारे पौधे, जैसे कि तने पर किसके लगी रहती हैं, मूंग है, मोठ है, उसकी पत्तियां उसके तने पर ही लगी रहती हैं। इसमें मक्का भी है, इसमें बाजरा भी है। मक्के और बाजरे पर पत्तियां कहाँ लगी रहती हैं, उसके तने पर ही तो लगी रहती हैं। उसमें कौन सी शाखाएं निकलती हैं, शाखिक, शाखा पर लगी होती हैं, जैसे कि पीपल, जैसे कि खेजड़ी। इन पर पत्तियां कहाँ लगी रहती हैं, डालियां जो होती हैं, इनकी ब्रांच शाखाएं होती हैं, वहाँ तने पर तो बहुत ही कम होती हैं, तो उनको शाखिक कह सकते हैं। मूलजावासी, मूल से निकलने वाली, यानी जड़ से निकलने वाली, जमीन के अंदर से निकलने वाली। इसका मतलब ये है जमीन के अंदर से निकलने वाली, जैसे कि गाजर, मूली, उनकी सिर्फ पत्तियां ही बाहर दिखती हैं, तो पत्तियां जमीन के अंदर से सीधी बाहर निकलती हैं, नीचे गाजर होती है। तो पत्तियां 3 प्रकार से लग सकती हैं, तने पर लग सकती हैं या शाखा पर। मोस्टली पत्तियां तने पर लगती हैं या शाखा पर, 2 ही जगह लगती हैं। मूलजावासी तो कुछ प्लांट्स में होता है, जैसे कि गाजर और मूली में। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया है, पर्ण का जीवन काल, पर्ण की स्थिति। इससे आगे के टॉपिक हैं वो अपन कल पढ़ते हैं, अगले पीरियड में पढ़ते हैं। तो बी कंटिन्यू लगे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके से साथ साथ में आप नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।